हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन जो तोड़ेंगे वो है लॉ का सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चालू करते हैं। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब एक चीज बता देता हूँ, ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ना, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 76 से लेके 123 जो पहले सेक्शन थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अब उसको चेंज करके उन लोग ने अलग से एक्ट बना दिया है जिसको बोला जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये आया कब से? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1930। अब जब स्टार्टिंग में ये एक्ट बना था ना, तो इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नहीं बोला गया था, इसको बोला गया था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्ट से बाइफरकेट हुआ था, तो इसको बोला गया था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट फिर 22 सितंबर 1963 में इंडियन वर्ड हटा दिया एंड वो बना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें आपको दो चीज याद रखना है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1930 एंड पहले बोला गया था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर उसको हटाया कब? 22 सितंबर 1963 को हटाया एंड बना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। अब एक चीज बता दो, क्या एक्ट का नाम है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब कुछ सेल हो रहा है, हाँ या ना? तो सबसे पहले तो इसमें दो जन होने चाहिए, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए। परफेक्ट। अब सेलर क्या बेचेगा? गुड्स ही बेचेगा, और फ्री में तो बेचने वाला नहीं है, प्राइस पे बेचेगा, तो वो प्राइस को बोला जाता है कंसिडरेशन। क्या बोला जाता है? कंसिडरेशन। फिर से इसमें मैंने चार चीज बोला, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, गुड्स होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर से बायर, सेलर, गुड्स, कंसिडरेशन। तो पहले वही करेंगे। तो सबसे पहले सेलर कौन होता है? अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स एट अ फ्यूचर डेट। या तो आप अभी माल बेचो, या तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लो और फ्यूचर में माल बेचने वाले हो, उसको क्या बोला जाएगा? सेलर। तो सेम चीज इसका उल्टा, बायर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु बाइज द गुड्स और अग्रीज टू बाइज द गुड्स। मतलब अभी बाय करो या तो फिर फ्यूचर में, बट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। तो पहला दो क्या था? सेलर, अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और अग्रीज टू सेल्स द गुड्स। बायर, अ पर्सन हु बाइज द गुड्स और अग्रीज टू बाइज द गुड्स। उसके बाद आता है क्या बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है। अब एक चीज याद रखना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी नहीं आता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी नहीं आता है। कौन सा प्रॉपर्टी आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। इसका डेफिनेशन आगे करेंगे, बट इन जनरल टर्म्स गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। समझा इतना? और एक और चीज इसमें याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्ड द गुड्स एट प्रेजेंट, मतलब अभी बेच रहा है, तो उसको बोला जाता है सेल। वही चीज कॉन्ट्रैक्ट में अभी एंटर कर दिया, बट डिलीवरी या पेमेंट बाद में होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया बट डिलीवरी या पेमेंट बाद में होने वाला है, उसको बोला जाता है अग्रीमेंट टू सेल। माल अभी ट्रांसफर हुए, गुड्स अभी ट्रांसफर हुए तो सेल, लेटेस्ट स्टेज में ट्रांसफर होने वाले तो अग्रीमेंट टू सेल। समझा इतना परफेक्टली? अब गुड्स के बारे में लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, द एक्ट डज नॉट डील विथ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझा इतना परफेक्टली? फिर से, एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं करता है। परफेक्ट। अब उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक चीज बता दो, अगर मैं किसी से कुछ माल ले रहा हूं तो डेफिनेटली उसका ओनरशिप भी ले रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या तो फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल, दोनों वन एंड द सेम है। समझा इतना परफेक्टली? तो अगर मैं किसी से माल ले रहा हूं, मतलब क्या, मैं उसका ओनरशिप ले रहा हूं। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। इमीडिएट डेट में होगा तो उसको सेल बोला जाता है, फ्यूचर डेट में हुआ तो उसको बोला जाता है अग्रीमेंट टू सेल। परफेक्टली समझा? एंड लास्ट पार्ट है, मेरे हिसाब से इसमें केस लो आ सकता है, तो समझना, कंसिडरेशन होना चाहिए, बट कौन सा कंसिडरेशन होना चाहिए? मॉनेटरी कंसिडरेशन। मतलब बार्टर सिस्टम नॉट अलाउड। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? चीज के बदले चीज लेना, वो नॉट अलाउड। बट पार्शियल बार्टर सिस्टम अलाउड है। मतलब तुमने मेरे से आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया, कितने का है? 1.5 लाख रुपए का है। तुमने 50,000 का अपना जो पुराना फोन था वो मेरे को दे दिया, एंड बाकी जो 1 लाख बचा वो तुम मेरे से ले रहे हो। इसको बोला जाता है पार्शियल बार्टर सिस्टम, वो अलाउड है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन में थोड़ा बहुत मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ही वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है, वरना वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आता है। अगर कंप्लीटली बार्टर सिस्टम है, फोन के बदले फोन ले रहे हो, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। वही चीज थोड़ा सेल ले रहे हो, यानी थोड़ा गुड्स ले रहे हो एंड थोड़ा अगर पैसे से रिलेटेड ले रहे हो, तो वो इसमें आएगा। इन शॉर्ट, मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, नो बार्टर एक्सचेंज, पार्शियल बार्टर एक्सचेंज इज अलाउड, बट कंप्लीट बार्टर एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। समझ में आया? ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। परफेक्ट। अब चैप्टर के अंदर जाते। इफ द सेलर अपॉइंट समवन, इंपॉर्टेंट है, सुनना ये अभी तक मैं चैप्टर के अंदर नहीं घुसा हूं, अभी तक मैं आपको जनरल टर्म बता रहा हूं। अपन ने बायर का किया,
सेलर का किया, गुड्स का किया, कंसिडरेशन का किया कि मॉनेटरी कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में अपन ने किया कि पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में था, कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे सेक्शन को हटा के सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डाल दिया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले बोला जाता था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर उसको हटा के इन लोग ने किया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आगे के सब टॉपिक्स पे। इफ द सेलर अपॉइंट समवन टू सेल द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, मतलब मुझे माल बेचना है तो मैंने किसी को अपॉइंट किया कि भाई तू मेरे बदले माल बेच दे, दैट पर्सन इज नोन एज मर्केंटाइल एजेंट। याद रखना, सेलर ने किसी को अपॉइंट किया कि मेरे बदले माल बेच, तो उसको क्या बोला जाता है? मर्केंटाइल एजेंट। एंड द सेलर इज नोन एज द प्रिंसिपल। अगर मैंने किसी को अपॉइंट किया कि मेरे बदले माल बेच, मैं क्या हो गया? प्रिंसिपल। और जिसको अपॉइंट किया वो क्या हो गया? मर्केंटाइल एजेंट। एंड ये हम लोग दोनों का जो रिश्ता है उसको बोला जाएगा एजेंसी का रिश्ता। कौन सा रिश्ता? एजेंसी। तो अगर आपको पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द मर्केंटाइल एजेंट इज नोन एज एजेंसी। परफेक्ट। एंड फिर उसके बाद तुम मर्केंटाइल एजेंट होता क्या वो बता देते हो क्या? इफ द सेलर अपॉइंट समवन टू सेल द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, यानी उसके बदले अगर उसने अपॉइंट किया किसी और को कि वो माल बेचेगा, तो उसको मर्केंटाइल एजेंट बोला जाता है, और जो सेलर है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, और ये रिश्ते को क्या बोला जाता है? एजेंसी। समझ में आया? अब मर्केंटाइल एजेंट 4 चीजें कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ में। मर्केंटाइल एजेंट 4 चीजें कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ में, याद रखना। सबसे पहले वो बाय कर सकता है, मतलब खरीद सकता है माल। दूसरा, बेच सकता है, मतलब सेल कर सकता है। तीसरा, कंसाइन कर सकता है। ये अपन ने अकाउंट्स में कंसाइनमेंट पे भी पढ़ा था। कंसाइन का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोलकाता में हूं एंड अगर मैंने मुंबई में किसी को माल दिया कि मेरे बिहाफ में बेच, तो उसको कंसाइनमेंट बोला जाता है। समझा? वही चीज एजेंट भी किसी और को भी कंसाइन कर सकता है। एंड लास्ट, प्लेज द गुड्स। अब इसका एक एग्जांपल समझ लो, प्लेज का क्या होता है। पहली बात, सिंपल भाषा में प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। प्लेज और मॉर्गेज अलग अलग है, जो मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स में बताया, बट फिर से मैं बता दूंगा। ये गिरवी रखा जा रहा है, प्लेज का मतलब। अब इसका मतलब क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो प्रिंसिपल है, अभी आई एम अ मर्केंटाइल एजेंट, मुझे किसी ने माल दिया है कि तू बेच मेरे बदले। मेरा जो प्रिंसिपल है वो मेरे को माल दे दिया, बट मेरे पास अभी पैसे की कमी है फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे सेलिंग एक्सपेंस करने का या कुछ भी। तो विद द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल कुछ टाइम के लिए मैं वो माल क्या करूंगा? गिरवी रख दूंगा, ताकि क्या मेरे एक्सपेंसेस या डे टू डे ऑपरेशन चल जाए। एंड फ्यूचर में जैसे ही मेरे पास पैसा आ गया, वो मैं माल छुड़वा लूंगा। तो मैं प्लेज कर सकता हूँ 4 चीज। बाय कर सकता है मर्केंटाइल एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, सेल, कंसाइन गुड्स एंड प्लेज द गुड्स। अब इसमें याद रखना, मैंने आपको अभी बताया था मॉर्गेज और प्लेज का मतलब क्या होता है। सुनना, सेल ऑफ गुड्स में जैसे मैंने बोला था इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लिया जाता है। एक चीज याद रखना, मॉर्गेज में सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है अगेंस्ट द लोन। मतलब आप जब भी मॉर्गेज करते हो तो गिरवी रखते हो ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। वही चीज प्लेज में आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, जैसे सोना हो गया, गोल्ड चेन या बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो एक चीज, मॉर्गेज में क्या प्रॉपर्टी आप रखते हो? इमूवेबल। प्लेज में क्या रखते हो? गिरवी, मूवेबल। ये चैप्टर क्या बोलता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है? नहीं आता है। इसके लिए सेल ऑफ गुड्स में मॉर्गेज नहीं आएगा। सेल ऑफ गुड्स में क्या आएगा? प्लेज आएगा। समझा इतना परफेक्टली? तो ये मॉर्गेज और प्लेज था। अब इसके बाद सुनो, द बायर आफ्टर परचेसिंग द गुड्स, एक बार मैंने माल खरीद लिया, हैव द राइट, मेरे पास भी 4 राइट है। अगर मैंने आईफोन खरीद लिया 14 प्रो मैक्स, तो मेरे पास 4 राइट है। पहला, मैं वो माल 14 प्रो मैक्स किसी और को भी बेच सकता हूँ, हाँ या ना? परचेस कर सकता हूँ। फिर वही चीज, डिस्ट्रॉय, अब फोन मेरा है, मैं कुछ भी करूँ, डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ वो फोन। एंड लास्ट, उसको यूज भी कर सकता हूँ। समझ में आया? बाय, सेल, डिस्ट्रॉय, यूज, ये चारों चीज मैं कर सकता हूँ आफ्टर परचेजिंग द फोन। परफेक्ट विद दिस? अब चैप्टर के अंदर घुसते हैं। तो पहला सब टॉपिक में आपको यह बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एंड अग्रीमेंट टू सेल। अब जब ये आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको दिमाग में यही रखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब सेल हो चुका है अभी एट प्रेजेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुका है। बट वही चीज अग्रीमेंट टू सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा बट एट अ लेटर स्टेज। तो यही चीज बोला गया है, प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स पासिस फ्रॉम द बायर टू द सेलर इमीडिएटली, यानी ऑन द स्पॉट आपको प्रॉपर्टी मिल गया। एंड वही चीज इसमें अग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 4(3), ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस एट अ फ्यूचर डेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन बिल फुलफिल्ड, यानी फ्यूचर डेट में आप उसको माल दोगे, हो सकता है उसने कुछ बता दिया कि मॉडिफाई करो ये चीज, राइट? अभी जैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स है, मैंने उसको बोला कि तुम कवर,
टेम्पर्ड ग्रास सब चढ़ा के दोगे, ये मेरा एक कंडीशन था। तो उसने क्या बोला, सर रुको एक दिन, मैं आपको कल ये सब करके देता हूँ। तो वो हो गया अग्रीमेंट टू सेल। जब वो ये सब करके देगा तो प्रॉपर्टी मैं उससे ले लूंगा। प्रॉपर्टी मतलब क्या, आईफोन 14 प्रो मैक्स। समझा इतना परफेक्टली। सेकेंड, सेल टेक्स प्लेस ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग या स्पेसिफिक गुड्स। जो माल मेरे सामने है, एग्जिस्टिंग है, वही माल का सेल होता है। वही चीज अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर या कंटिंजेंट गुड्स में भी हो सकता है। फ्यूचर मतलब जो होने वाला है, जैसे 15 प्रो मैक्स, एंड वही एक तरह से कंटिंजेंट भी हो सकता है। कंटिंजेंट मतलब मे और मे नॉट, मेरे को क्या मालूम है आईफोन वाला 15 प्रो मैक्स भी निकलने वाला है या नहीं, हो सकता है 15 का सीरीज वो स्किप कर दे। समझा ये वाला चीज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक गुड्स के लिए होता है, ये फ्यूचर या कंटिंजेंट गुड्स के लिए होता है। उसके बाद इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, देखो इसमें ट्रांसफर हो चुका है, इसमें ट्रांसफर फ्यूचर डेट में होने वाला है। तो इसमें जब गुड्स डिस्ट्रॉय होता है, लॉस फॉल्स ऑन द बायर, यानी बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि माल एक बार में मेरे पास आ चुका है, बट इसमें अभी तक माल आया नहीं है। तो जो भी लॉस है वो क्या है, वो सेलर का है। समझा इतना परफेक्टली। एंड लास्ट, अगर ब्रीच बाय द बायर हुआ, ब्रीच मतलब नॉन परफॉर्मेंस। बायर का मतलब क्या है, या तो अगर मैंने पैसा नहीं दिया या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो बायर ने फुलफिल नहीं किया, सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस। यानी अगर बायर ने पैसा नहीं दिया तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर उस पे केस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बट इसमें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे नहीं कर सकता है, सेलर कैन सू ओनली फॉर द डैमेजेस। रीजन, यहाँ पे तो आपका जो प्रोडक्ट था वो ट्रांसफर हो चुका है, इधर अभी तक प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जब प्रोडक्ट ट्रांसफर हो चुका है तो आपका जो प्राइस है उस पे केस करेगा। बट वही चीज जब प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है तो जो डैमेजेस है उस पे केस करेगा। समझ में आया ये? तो ये डेफिनेशन था सेल अग्रीमेंट टू सेल। अब एक चीज इसमें याद रखना, अगर एग्जाम में, हाई चांसेस से नहीं आएगा, बट अगर एग्जाम में आ गया कि सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट टू सेल का डिस्टिंग्विश करने का, तो ये कैसा है, ये टी फॉर्मेट पे आपको एक्सप्लेन किया गया। अगर आप एग्जाम में टी फॉर्मेट लिखोगे तो आपको रॉन्ग मिल जाएगा। समझ में आया? रॉन्ग तो नहीं, बट मार्क्स कम मिलेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, पैराग्राफ फॉर्म पे करना है। जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा लिखना है, एंड पूरा फिर ये एक यानी एक पैराग्राफ फॉर्मेट पे ये पूरा लिखना है। फिर उसके बाद अग्रीमेंट टू सेल एंड सेम चीज आपको फॉर्मेट के इसमें लिखना है। समझा इतना परफेक्टली? टी फॉर्मेट नहीं लिखना उधर। परफेक्ट। अब उसके बाद सेक्शन 5, ये छोटा सा सेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन दिस पेमेंट डिलीवरी और बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। मतलब ये अग्रीमेंट टू सेल के बारे में आपको एक तरीके से बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन दिस पेमेंट डिलीवरी और बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। इट कैन बी रिटन, ओरल या तो फिर इम्प्लाइड। समझा इतना परफेक्टली? सेक्शन 5 याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक प्रोविजन था वो वहां पे डाल दिया। आपको अभी तक क्या याद रखता है, गुड्स का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, फिर मर्केंटाइल एजेंट के क्या क्या राइट्स है वो याद रखना है, एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन याद रखना है इसमें। अब वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, चैप्टर के अंदर घुस रहे, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोला? एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मैंने आपको बोला था दो पार्टी होता है, बायर एंड सेलर। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ टाइटल जिसको ओनरशिप बोला जाता है। थर्ड, गुड्स। अब ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। गुड्स का डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 7। गुड्स का मतलब क्या होता है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। फिर से, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यानी मनी एंड ऑल गुड्स में इंक्लूड नहीं होता है, बट इट इंक्लूड्स शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स विच आर अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। गुड्स का मतलब याद रखना है, ये चीज मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एंड फोर्थ, कंसिडरेशन, जो मैंने यानी स्टार्टिंग में आपको बताया था दो पार्टी होना चाहिए, तो 2 पार्टी हो गया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्या ट्रांसफर करेगा, गुड्स ट्रांसफर करेगा, कैसे करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा। विदाउट कंसिडरेशन सेल नहीं होता है। परफेक्ट। अब इसके बाद आता है सेक्शन 8, अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड विदाउट द फॉल्ट ऑफ द बायर या सेलर गुड्स पेरिश या डैमेज, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। मतलब अपन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि भाई 2 महीने के बाद मैं तुमको आईफोन 14 प्रो मैक्स दे दूंगा। परफेक्ट। अब ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, मैं सेलर हूँ आप बायर हूँ, या आप सेलर हो मैं बायर हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब दोनों की गलती नहीं है और गुड्स क्या हो गया, डैमेज हो गया, या तो गुड्स पेरिश हो गया। पेरिश का मतलब हवा में उड़ गया, इवापोरेट हो गया, राइट। तो इन दैट केस जब दोनों की गलती नहीं होती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से वॉइड हो जाएगा। समझ में आया इतना परफेक्टली? हाँ या ना?
तो जब दोनों की गलती नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से वॉइड हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, रूल्स फॉर असर्टेनिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19। सेक्शन 18 देखो, अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए तो सबसे पहले गुड्स मस्ट बी असर्टन। असर्टन मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा गुड्स चाहिए। सेक्शन 19, intention of the parties for such transfer, when intention of the party are not ascertain the following rules are applied। पहला एक एक करेंगे। सेक्शन 19 ये बोलता है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज होना चाहिए ट्रांसफर का, मतलब जब आप मुझे पैसा दे रहे हो तो मेरा ये इंटेंशन होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको रिटर्न दूं या प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करूं, तो वो मेरा इंटेंशन होना चाहिए। अगर वो इंटेंशन नहीं है तो उसको सेल नहीं गिना जाएगा। बट आ सकता है, देखना, when intention of the parties are not ascertain, following rules are required to be applied। मतलब मेरा इंटेंशन है या नहीं आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो फॉलोइंग रूल्स दिया हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा इंटेंशन प्योर है या नहीं। तो सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बोलता है स्पेसिफिक गुड्स का? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवेबल स्टेट, मतलब अगर मेरा स्पेसिफिक गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है? सर मेरे को यही आईफोन 14 प्रो मैक्स जो मेरे सामने दिख रहा है, मतलब वो क्या हो गया, एक तरीके से स्पेसिफिक गुड्स हो गया। डिलीवर्ड स्टेट है, मतलब क्या, पैसा दो माल लेके चले जाओ। परफेक्ट। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इमटेरियल वेदर द पेमेंट या डिलीवरी इज पोस्टपोन्डेड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, क्या फ्यूचर में आप दो डिलीवरी या फ्यूचर में पेमेंट करो, बट फिर भी the property of the goods passes to the buyer। Section 21, specific goods to be put into a deliverable state when there is a sale and seller is bound to do something until the delivery is made, the property does not pass। मतलब मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया था आईफोन 14 प्रो मैक्स वाला, मैंने खरीदा, मेरे को उसमें टेम्पर ग्लास चाहिए या 2-3 चीज मॉडिफाई करना है, जब तक आप मॉडिफाई नहीं करोगे जब तक मैं वो प्रॉपर्टी आपसे नहीं लूंगा, बट जैसे ही आपने मॉडिफाई कर दिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। Unascertain goods, section 23, contract of sale of unascertain goods by description any and goods of that description is in deliverable state and consent is received, the property passes to the buyer। मतलब सुनना ये क्या होता है, मैंने आपको अभी जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आप मोबाइल की दुकान हो, राइट, मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को आईफोन 14 चाहिए। परफेक्ट, मैंने ये नहीं बोला यही वाला चाहिए यही वाला चाहिए, बट आप मोबाइल की दुकान हो, हाई या ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन, या तो एक और एग्जांपल ले लो, मैंने आपको बोला मेरे को यूट्यूब वीडियो बनाना है तो उसके लिए कैमरा अच्छा चाहिए मेरे को, राइट, तो आपने मेरे को 2 या 3, मैंने आपके स्किल्स में या आपके नॉलेज पे ट्रस्ट किया, राइट, एंड मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को मोबाइल कैमरा अच्छा चाहिए। अब आपने मुझे एक ऐसा फोन दे दिया जिसका कैमरा अच्छा नहीं है, तो उसमें सेल नहीं गिना जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको मुझे देना है, अगर आपने मेरा डिस्क्रिप्शन फुलफिल कर दिया तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। वही चीज अगर मैंने आपको बोला कि ये डिस्क्रिप्शन है मुझे ऐसी चीज चाहिए और वो आप नहीं कर पाए तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा। सेकेंड, डिलीवरी टू करियर। करियर का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टर। वेयर द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू अ करियर और बेली। 3 चीज को कर सकता है, या तो खुद बायर को कर सकता है, या तो एक करियर को कर सकता है, या तो फिर बेली। बेली का एक बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, अपने नेबर, जब अपन बाहर रहते तो फोन आता है, कुछ गुड्स आते हैं तो किसको देते हैं अपन? नेबर को ही देते हैं ना लेने के लिए, तो वो एक तरह से क्या हो गया? बेली हो गया। फॉर ट्रांसमिशन इट इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड द गुड्स। मतलब अगर 3 जनों को दिया सेलर ने, किसको? बायर को दिया, करियर को दिया, या तो फिर बेली को दिया, तो इट इज डीम्ड कि मैंने गुड्स अपना ट्रांसफर कर दिया। परफेक्टली समझा ये वाला चीज, डिलीवरी टू करियर समझा? परफेक्ट। अब उसके बाद सेक्शन 24, गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब क्या होता है? सुनना, तुम आए मेरे पास, आई एम द सेलर, तुम मुझे क्या बोलते हो? सर मेरे को एक आईफोन 14 चाहिए, राइट, मैं क्या बोलता हूँ? भाई ले आईफोन 14, यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, 1 हफ्ता यूज कर, अगर पसंद आया तो ठीक है पैसा दे देना, पसंद नहीं आया तो मेरे को वो माल रिटर्न दे देना, आई वोंट चार्ज यू एनीथिंग। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज सेल ऑन रिटर्न बेसिस। समझ में आया इतना परफेक्टली? तो अगर एक सेलर ने सेल और रिटर्न बेसिस में माल दिया है, प्रॉपर्टी पासिस व्हेन, इसमें देखो 2 या 3 कंडीशन है जहां पे प्रॉपर्टी पासिस होगी अगर मैंने सेल और रिटर्न पे माल दिया है। पहला, सिग्निफाइज इज अप्रूवल टू द सेलर, मतलब 1 हफ्ते बाद तुमने मेरे को अप्रूवल दे दिया कि हाँ सर मेरे को आईफोन 14 पसंद है, जो आपने दिया है मैं इसको रखूंगा। सेकेंड, डस एनी एक्ट
अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब तुमने ऐसा कोई चीज किया या पूरी दुनिया को तुम ये बता रहे हो कि मेरे पास आईफोन 14 है, या तो तुमने मेरे आईफोन 14 को विदाउट अप्रूवल कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जिससे मैं सामने वाले को अब किसी और को बेच नहीं सकता हूँ, तो इन दैट केस इंप्लाइड हो गया कि तुमने वो खरीद लिया। थर्ड, डज नॉट सिग्निफाइज हिज एसेंट, मतलब तुमने अभी तक मेरे को कंसेंट दिया नहीं है एक हफ्ते के बाद, बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस, मतलब एक हफ्ते का मैंने टाइम दिया था तुमको, एक हफ्ते में तुमने मेरे को हाँ या ना बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, और तुम मेरा माल इस्तेमाल करते जाते हो करते जा रहे हो, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेट, एक हफ्ते के बाद इट इज डीम्ड कि मैंने डिलीवरी कर दिया। समझा इतना परफेक्टली? परफेक्ट। अब आता है सेक्शन 25, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। 25 1 2 3 याद रखना है आपको। राइट ऑफ डिस्पोजल, सेलर में इम्पोज सर्टेन कंडीशंस एंटिल द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल प्रॉपर्टी डज नॉट पास। ये वही चीज रिपीट किया आईफोन 14, जब तक मेरा मॉडिफिकेशन का जो भी मैंने आपको छोटी मोटी चीज बोला आप जब तक नहीं कर रहे हो, जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगा। 25 2, गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप बाहरगांव रहते हो तो या तो मैंने शिप से आपको डिलीवरी की या तो रेलवे से मैंने आपको डिलीवरी की। अब देखो शिप से करूंगा तो बिल ऑफ लेडिंग होता है, जो इनवॉइस रिसीट होता है ना शिप से, तो उसको बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है। वही चीज अगर रेलवे स्टेशन से करूंगा तो उसको बोला जाता है रेलवे रिसीट। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और इज एजेंट, सेलर इज डीम टू रिजर्व द राइट, मतलब जैसे मैंने डिलीवरी कर दी, अब मैं डिलीवरी करूंगा तो सबसे पहले सेलर को पूछूंगा कि आप किस पे लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, यानी रेलवे पे लगा। अभी मेरे को अगर कुछ खरीदना है, मैं सेलर से खरीदूंगा तो सेलर को पूछूंगा तो सही ना कि आपने शिप से लगाया या रेलवे से लगाया, एंड उसका रिसीट ले लूंगा, हाँ या ना। जैसे मैंने सेलर से रिसीट ले लिया, सेलर ने डिलीवर कर दिया, इट इज डीम, फिर सेलर के ऊपर नहीं रहता ये। समझ में आया? फिर से अभी समझो आईफोन 14 में दुबई से पानी से मंगा रहा हूँ, राइट, तो जैसे ही जो अपना सेलर था उसने डिलीवर कर दिया, वो मेरे को बिल ऑफ लेडिंग देगा व्हाट्सएप के थ्रू। जैसे ही मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग आया, सेलर हैज डीम कि उसने प्रॉपर्टी बेच दी है। समझा इतना परफेक्टली? थर्ड 25 3, सेलर ड्रॉस एट, अभी ये बहुत अच्छी चीज है, सेलर ड्रॉस एंड ट्रांसमिट टू द बायर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग एंड रेलवे रिसीट। तीन चीज, अब पैसा तो देना है ना। समझो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया पैसा लेने के लिए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद आप क्या करोगे? बीइंग अ सेलर, इफ यू आर अ सेलर, मेरे से पैसा लेना है, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, अब उसके बाद मैं आपको या तो बिल ऑफ लेडिंग दूंगा या तो फिर रेलवे रिसीट दूंगा। दो ही चीज देने वाला हूं, या तो बिल ऑफ लेडिंग या तो रेलवे रिसीट। तो दो डॉक्यूमेंट मिलेंगे, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ या तो रेलवे रिसीट मिलेगा या तो बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा, हाँ या ना। अगर मैंने डिसऑनर कर दिया वो चीज तो प्रॉपर्टी पास नहीं होगा, मेरे को वो ऑनर करना पड़ेगा। पैसा नहीं दूंगा तो आप मेरे को प्रॉपर्टी थोड़ी देने वाले हो। समझा ये वाला चीज परफेक्टली, हाँ या ना? तो तीन चीज इसमें याद रखना है, 25 1, 25 2, 25 3। अब उसके बाद आता है सेक्शन 26, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिस्क पासिस विथ ओनरशिप, मतलब एक बार मैंने आपको माल दे दिया, अब 2 मिनट के बाद अगर आप वो खराब करके आओ, इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सचेंज दैट बिकॉज आई हैव ट्रांसफर्ड द ओनरशिप। एंड जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया? बट इसमें ये 4 एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, मतलब रिस्क पासिस विथ ओनरशिप बट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। रिस्क पासिस विथ ओनरशिप बट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहले इफ देयर इज एन अग्रीमेंट ऑल्दो प्रॉपर्टी पासिस रिस्क डज नॉट, मतलब अपन दोनों ने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि ओनरशिप पास हो गया है बट 1 महीने तक अगर इसको कुछ भी खराबी हुआ तो आप वो माल रिटर्न ले लोगे। ऐसा कोई एक्सप्रेसली एग्रीमेंट ही बन गया है तो फिर रिस्क डज नॉट पास विथ ओनरशिप। सेकेंड, डिलीवरी हैज बीन डिलेड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द आइदर पार्टी, गुड्स आर द रिस्क ऑफ द पार्टी एट फॉल्ट। आपको बोला था 2 दिन में डिलीवरी कर दो, बट आपने 2 दिन में डिलीवरी नहीं किया, राइट, तो अब जो रिस्क है वो किसका रहेगा? जो पार्टी इन डिफॉल्ट है उसका रहेगा, जिसकी वजह से ये 2 दिन से लेट हुआ है। थर्ड, अब इसमें देखो दोनों पार्टी हो सकता है, जो लेट है वो बायर की वजह से भी हो सकता है, सेलर भी। सेलर कैसे? अगर 2 दिन में बोला था बट सेलर ही डिलीवर नहीं कर पा रहे 2 दिन में, तो अब बायर कैसे? समझना, अभी समझ, सेलर निकल गया डिलीवरी करने के लिए बट एट द एंड मैंने कुछ मॉडिफिकेशन बोल दिया जिसकी वजह से 2 दिन का डिले हो गया, तो जिसकी वजह से डिले हुआ है उसका रिस्क होगा ये चीज। थर्ड, इफ देयर इज अ कस्टम इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड दैट रिस्क डज नॉट पास। कस्टम का मतलब क्या है? ट्रेडिंग ही ऐसा हुआ है, सेल ही ऐसा हुआ है ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स जिसमें रिस्क पास नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो इसमें भी,
ये एक तरह से एग्रीमेंट ही हो गया कि अपन ने एक एग्रीमेंट बना लिया कि 1 महीने तक अगर कुछ नुकसान हुआ तो मैं आपको रिटर्न करके दे दूंगा, तो वो इसमें आता है। समझा इतना परफेक्टली। लास्ट, वे सेलर अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट अ डिस्टेंट प्लेस। डिस्टेंट प्लेस मतलब फार अवे। मैंने आपको एग्री किया कि मैं जम्मू में आपको डिलीवरी दे दूंगा या कश्मीर में डिलीवरी दे दूंगा। एनी डिटीरियोरेशन मतलब अगर फिर वो माल को कुछ भी कमी हुआ, डिटीरियोरेट हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ, तो इन दैट केस रिस्क डज नॉट पास। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत है ना इसमें, तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। समझा इतना परफेक्टली? परफेक्ट। अब उसके बाद आता है सेक्शन 27, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। देखो, जिसका हक है, जो ओनर है, वही ट्रांसफर कर सकता है टाइटल, तो नॉन ओनर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अ बायर परचेज द गुड्स फ्रॉम द नॉन ओनर और अ पर्सन हु इज नॉट ऑथोराइज्ड टू सेल, ही कैन नॉट गेट अ गुड टाइटल। मतलब आपने एक ऐसे बंदे से परचेज किया जो नॉन ओनर है, यानी ओनर नहीं है, या तो फिर उसके पास अथॉरिटी नहीं है उसको सेल करने के लिए, तो आपको अच्छा टाइटल, गुड टाइटल नहीं मिलेगा। समझा इतना परफेक्टली? इसका एक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, वो याद रखना है, नेमो डेथ खोत नॉट हबेत। नेमो डेथ खोत नॉट हबेत मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। तुम हॉटस्पॉट पे जिंदा हो तो तुम किसी और को क्या ही वाईफाई दे दोगे? समझ में आया? तुम्हारे पास ही कोई कुछ चीज नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगे? वही चीज, तुम्हारे पास ही ओनरशिप नहीं है तो तुम किसी और को ओनरशिप क्या ही दे सकते हो? तो उसको बोला जाता है नेमो डेथ खोत नॉट हबेत, नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। अ नॉन ओनर कैन नॉट मेक वैलिड ट्रांसफर ऑफ गुड्स। याद रखना। समझ में आया? हाँ या ना? अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सेप्शन। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब नेमो डेथ खोत नॉट हबेत के एक्सेप्शन। पहला, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। आपको पहले ऊपर बताया था मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या है। मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या? सेलर ने किसी को अपॉइंट किया है कि मेरे बदले माल बेच। इफ ही इज ऑथोराइज्ड बाय द सेलर एंड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। पहला, पर्सन मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। पर्सन मतलब मर्केंटाइल एजेंट, यानी उसके पास माल होना चाहिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए जो वो ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो। सेकेंड, मस्ट एक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की ऑर्डिनरी कोर्स में वो काम करना चाहिए एंड बिजनेस के भलाई के लिए। बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ, मतलब बायर को ये चीज नहीं पता है कि जिससे वो माल खरीद रहा है उसको अथॉरिटी नहीं है माल बेचने की। अगर पहले ही बायर को पता है कि सेकेंड हैंड माल है या तो फिर ये चोर बाजार वाला माल है, उसको अथॉरिटी है ही नहीं बेचने की, एंड फिर भी अगर बायर खरीद रहा है तो फिर बायर का फॉल्ट है। समझा इतना परफेक्टली? फिर से, तीन चीज होना चाहिए मर्केंटाइल एजेंट में। पहले, मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट इन टाइटल होना चाहिए। सेकंड, मस्ट एक्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। थर्ड, बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। समझा ये वाला चीज? अब उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एस्टॉपल। मतलब अभी समझो, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आई एम अ सेलर, मुझे किसी को माल बेचना है बट वो मेरे से लेने वाला नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक थर्ड पार्टी हु इज नॉट द सेलर, उसको बोला भाई तू इसको जाके माल बेच और जो पैसा आएगा वो मेरे को रिटर्न दे दे। इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ पार्टी बाय एस्टॉपल। समझ में? सॉरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एस्टॉपल। सेलर हिमसेल्फ आस्क समवन टू बी द ओनर इन फ्रंट ऑफ अनदर। फिर उसके बाद आता है सेल बाय जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर मतलब क्या है? एक ही माल के दो या उससे ज्यादा ओनर है तो उसको जॉइंट ओनर बोला जाता है। समझा? तो जॉइंट ओनर में जितने भी जॉइंट ओनर है, कोई भी एक माल क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, बट इसमें भी फॉलोइंग कंडीशन नीड्स टू बी सैटिस्फाइड। चार कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला, जॉइंट ओनर मस्ट बी इन अ सेल पोजेशन ऑफ गुड्स, मतलब जो माल दे रहा है, जो जॉइंट ओनर है, उसके पास माल होना चाहिए। सेकेंड, बाकी सबका कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट ऑफ अदर को ओनर होना चाहिए। थर्ड, बायर मस्ट परचेज इन गुड फेथ। फिर से, बायर को जब भी ये सेंटेंस आएगा ना, बायर मस्ट परचेज इन गुड फेथ, इसका मतलब क्या है? बायर को ये नहीं पता है कि जिससे वो खरीद रहा है उसके पास कंसेंट नहीं है। बायर को हमेशा ऐसा लगेगा जिससे वो माल खरीद रहा है वो उसका ही माल है एंड उसके पास फुल कंसेंट है। एंड फोर्थ, बायर शुड नॉट हैव द नोटिस दैट सेलर इज नॉट ऑथोराइज, जो मैंने बोला। तो चार चीजें याद रखना इसमें। जॉइंट ओनर का कंडीशंस फॉर जॉइंट ओनर या कंडीशंस वेयर सेल कैन बी मेड बाय जॉइंट ओनर। पहला, जॉइंट ओनर मस्ट बी इन सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स, कंसेंट ऑफ द ओनर इज रिसीव्ड, बायर मस्ट परचेज इन गुड फेथ, बायर शुड नॉट हैव द नोटिस दैट सेलर इज नॉट ऑथोराइज टू डू सो। परफेक्टली ये जॉइंट ओनर वाला केस समझा? पहले मर्केंटाइल एजेंट किया था, फिर एस्टॉपेल किया, फिर उसके बाद जॉइंट ओनर किया। अब जॉइंट ओनर के बाद आता है आपका सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिसेंडेड। अब इसका मतलब क्या होता है, सुनो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने
बोलते हैं ना, धोखाधड़ी से या तो फिर मैंने फोर्सफुली आपको कुछ माल बेच दिया, राइट। अब इट इज अप टू यू, यू आर द अग्रीव पार्टी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करना है या नहीं करना है, तो उसको क्या बोला जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझा इतना परफेक्टली। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, आफ्टर सेल, where the seller has sold the goods but he still is in possession, document of title is with him, he can sell the goods and transfer the document of title। मतलब मैंने माल दे दिया आपको, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको माल दे दिया बट अभी भी मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। आपने कुछ गड़बड़ किया होगा जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू, जैसे अनपेड सेलर हो गया, कुछ लोचा किया जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू यू। इन दैट केस आफ्टर गिविंग नोटिस टू यू आई कैन सेल ऑफ द गुड्स। सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर द सेल, अब उल्टा बायर, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बायर के पास अगर गुड्स आ गया तो आफ्टर द सेल ही कैन पास ऑन द प्रोडक्ट टू समवन एल्स। समझा इतना परफेक्टली। सेल बाय अनपेड सेलर। अब अदर्स में क्या आता है, सुनना ये इंपॉर्टेंट, फाइंडर ऑफ द गुड्स आता है। ये जो अनपेड सेलर है वो बाद में एक अलग से टॉपिक है, इसके लिए मैंने ये स्किप किया। राइट ऑफ लिंक, स्टॉपेज इन ट्रांजिट अलग से यही पार्ट में होगा, तो टेंशन नहीं लेना। अदर्स में फाइंडर ऑफ द गुड्स आता है, पॉनी ऑफ द गुड्स मतलब अपने नेबर आते हैं, लिक्विडेशन, कोर्ट ऑफिसर टू रिपे द डेट। मतलब अगर मैं लिक्विडेशन प्रोसेस में आ गया या तो मेरे को इनकम टैक्स में कुछ भरना और मैं भर नहीं पाया तो वो मेरे मूवेबल प्रॉपर्टी बेचेगा, कौन, वो कोर्ट बेचेगा। एंड कोर्ट के पास पावर है बट कोर्ट के पास ओनरशिप नहीं है, बट फिर भी मैंने पैसा नहीं भरा ना, कोर्ट मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी बेच देगा एंड पैसा ले लेगा। परफेक्टली समझा, परफेक्ट। अब इसके बाद आता है कंडीशंस एंड वारंटी। अब इसका है ना एक बेसिक वे में बताता हूँ। कंडीशन का मतलब होता है गारंटी लो और वारंटी का मतलब होता है वारंटी। अब एक चीज, अगर मैंने कुछ माल खरीदा है उसका गारंटी है, मतलब मैं वो प्रोडक्ट उसको रिटर्न कर सकता हूँ और वो रिप्लेस करके देगा, या तो फिर मैं पूरा पैसा रिटर्न ले सकता हूँ। बट वही चीज अगर वारंटी है तो मैं वो चीज रिपेयर करवा सकता हूँ, यानी मैं सामने वाले को बोल सकता हूँ रिपेयर करो, राइट, एक्सचेंज करो, बट मैं पैसा वापस नहीं ले सकता है। इसमें मेरे को रिफंड मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है। समझ में आया? कोई भी गारंटी नहीं लिखेगा, कंडीशन नहीं लिखेगा। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल। कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल पर्पस है। कोलैटरल मतलब एडिशनल, समझा, कि हम माल तो बेच रहे बट आपको वारंटी दे रहे हैं कि 1 साल तक कुछ नहीं होगा, ये कोलैटरल है। पर वही चीज, हम माल बेच रहे हो, गारंटी दे रहे हैं कि 1 साल तक कुछ नहीं होगा। गारंटी में अगर 1 साल में कुछ भी हुआ तो मेरे को पैसा रिटर्न चाहिए, वारंटी में ऐसा नहीं होगा। तो ये मेन हो गया, ये कोलैटरल हो गया, एडिशनल हो गया। सेकेंड, इन ब्रीच ऑफ कंडीशन, यानी अगर मैंने ये वायलेट किया, नॉन परफॉर्म किया, अग्रीव पार्टी जो दुखद पार्टी है कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मैं आपको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, मैंने अगर गारंटी दिया और अगर वो प्रोडक्ट खराब निकला, मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूं, टर्मिनेट कर सकता हूं। वही चीज इधर, इन ब्रीच ऑफ वारंटी अग्री पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो सकता है, रिफंड आ सकता है पूरा का पूरा, बट यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस आ सकते हैं। थर्ड, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब अगर आपका अच्छा रिलेशन है सामने वाले के साथ, सेलर के साथ, आप क्या बोलोगे, भाई देख मेरे को पैसा मत दे बट इसको रिपेयर करके तो दे कम से कम। समझ में आया? तो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बट अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब सामने वाले ने बोला है कि वो रिपेयर करके देगा तो वो एक्सचेंज करके, यानी पैसा रिटर्न नहीं देगा, वो रिपेयर करके ही आपको देगा। समझा इतना परफेक्टली? अब इसमें एक चीज याद रखना, इम्प्लाइड कंडीशन के टाइप्स क्या है। एक होता है इम्प्लाइड कंडीशंस, एक होता है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशंस 14A बोलता है कंडीशन हैज टू टाइटल, मतलब जैसे मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर किया, टाइटल सेंड हो गया, यानी टाइटल ट्रांसफर हो गया। सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब पहले भी बताया था, अगर आपने डिस्क्रिप्शन दिया मुझे कि मेरे को ऐसा माल चाहिए तो मुझे वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको माल देना है। सेक्शन 16 कंडीशन हैज टू क्वालिटी और फिटनेस, आपको जो क्वालिटी आपने मुझे बताया वही क्वालिटी पे मैं माल दूंगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो जाएगा। क्यों रेप्यूडिएट होगा? क्योंकि कंडीशन पे मैं डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता हूँ, कंडीशन में मैं सीधा रेप्यूडिएट कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेल बाय सैंपल, मतलब आपने मेरे को बहुत 10 किलो चावल चाहिए, आपने मुझे कुछ यानी हैंडफुल ऑफ चावल दिखाया, मुझे वो अच्छा लगा एंड मैंने बोला ये क्वालिटी का मेरे को चावल दो, तो मेरे को वही क्वालिटी का 10 किलो चावल होना चाहिए।
दैट इज सेल बाय सैंपल। तो इसमें क्या बोला गया, बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल क्वालिटी, मतलब जो 10 किलो का माल मैं उठा रहा हूँ वो जो सैंपल आपने दिखाया था वो मैच होना चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद सैंपल, यानी मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको देना पड़ेगा कि भाई मैं कंपेयर करूं। एंड गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, गुड्स डिफेक्ट फ्री होने चाहिए इसमें। समझा इतना परफेक्टली? तो इम्प्लाइड कंडीशन में क्या क्या है, कंडीशन हैज टू टाइटल, हैज टू डिस्क्रिप्शन, हैज टू क्वालिटी, एंड लास्ट में आपका आ जाता है सेल बाय सैंपल। अब वही चीज इम्प्लाइड वारंटी के टाइप्स के है। अब सबसे पहले इम्प्लाइड वारंटी में सेक्शन 14B चलता है, यहाँ पे 14A था, यहाँ पे 14B। वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन, डिफेक्टिव टाइटल, देन बायर कैन क्लेम द डैमेजेस। मतलब क्वाइट पोजीशन का मतलब क्या होता है, अगर एक सेलर ने बेच दिया कोई माल तो इसका मतलब है कि पोजीशन ट्रांसफर हो चुका है। अब इन दैट केस अगर कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है नहीं भाई ये सेलर को हक ही नहीं था बेचने का, ये मेरा था, राइट? अब गुड टाइटल तो है नहीं, अपन ने अभी पढ़ा था नेमो देत कॉज नॉट हबेत, हाँ या ना? तो इन दैट केस मुझे वो माल तो रिटर्न देना पड़ेगा थर्ड पर्सन को, बट जो मेरे डैमेजेस है वो मैं सेलर से क्लेम कर सकता हूँ। सेक्शन 14C, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और राइट्स ऑफ एनी थर्ड पार्टी। मतलब जब मेरे को माल मिला, आई एम द बायर, मैंने आपसे माल खरीदा, तो मैं हमेशा यही अज्यूम करूंगा कि जो भी माल है उसमें कोई भी चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट नहीं है, मतलब वो माल किसी और को गिरवी नहीं रखा गया है। समझा इतना परफेक्टली? अब उसके बाद वारंटी हैज टू क्वालिटी या फिटनेस बाय यूसेज ऑफ द ट्रेड, सेम चीज, जो क्वालिटी बोलूंगा वही क्वालिटी मेरे को चाहिए। वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अब ये याद रखना, अगर मैंने जो माल खरीदा है वो डेंजरस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एसेट खरीदने जा रहा हूँ, इट इज डेंजरस, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू टेल मी कि भाई इसको ध्यान से यूज करना, एसिड है, हाथ जल भी सकता है। समझा इतना परफेक्टली? तो ये इम्प्लाइड वारंटी था। अब ये एक और टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, जो आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टोर। देखो ये वाले चैप्टर में दो डॉक्ट्रिन है, एक नेमोदेत कॉज नॉट हबेत है और एक है कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर सेक्शन 16 बोलता है, ये भी फोकस करना है आपको। लैटिन वर्ड विच मीन्स लेट द बायर बी अवेयर, मतलब इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू टेल दैट द प्रोडक्ट इज डेंजरस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर कि तुमको खुद जानना चाहिए था ये प्रोडक्ट खरीदने पे कि तुम्हारा प्रोडक्ट हार्मफुल है। समझा इतना परफेक्टली? तो कैवेट एम्प्टर मतलब क्या, लेट द बायर बी अवेयर, सेलर आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं करेगा, सिर्फ बायर को खुद जानना है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एसेट खरीद रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है यार, ये एसेट खरीद रहा हूँ तो मुझे खुद भी तो पता होना चाहिए ना कि एसिड से मैं यानी पानी छपछप ना करूँ, वरना तो सीधा स्वाहा हो जाऊंगा मैं। समझा इतना परफेक्टली? इट इज नॉट द सेलर ड्यूटी टू मेक द बायर बीवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज द बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो खरीद रहा है उसको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कैसे सेफली यूज करना है। पहला केस लॉ ये आपको याद रखना है, वॉर्ड वर्सेस हॉब्स 1878। क्या बोला? वॉर्ड वर्सेस हॉब 1878। अब ये केस लॉ में क्या हुआ था मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। बंदे ने जो पिग होते उसने सेल कर दिया, समझ में आया? बहुत सारे पिग थे, उसने क्या किया, सेल कर दिया। अब जिसको सेल किया उसको लगा ये ताज़ा भी, यानी बहुत अच्छे पिग है, हेल्दी एंड एवरीथिंग। जैसे पिग सेल किया, कंसिडरेशन मिल गया, 2 या 3 दिन में वो सारे पिग मर गए। अब जो बंदा था जी यानी जिसने खरीदा था, उसने वो पिग रिटर्न ले लिया, यानी बोल दिया कि भाई मेरे को डैमेजेस दो, मेरे को पूरा पैसा रिटर्न दो। तो ये कोर्ट में चला गया एंड कोर्ट ने एक ही चीज बोला, क्या, इट वॉज योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई वेदर द पिग वॉज हेल्दी और नॉट, एंड आपने वो नहीं किया तो कैवेट एम्प्टर हुआ एंड उसको अपना पैसा रिटर्न नहीं मिला। समझ में आया इतना परफेक्टली ये केस लॉ? तो ये केस लॉ आप डाल भी सकते हो अगर केस लॉ आया तो। अब फिर से एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 16 का एक्सेप्शन क्या है, मतलब there are few situations in which seller has to intimate to the buyer कि भाई ये इंफॉर्मेशन है, ये डेंजरस प्रोडक्ट है, आप प्लीज ध्यान रखना। नॉर्मली क्या होता है, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर कि वो बताए बायर को अबाउट द डेंजरस प्रोडक्ट या हजार्डियस प्रोडक्ट, बट देर आर फ्यू चांसेस इन विच इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू इंटीमेट द बायर दैट प्लीज मेक श्योर कि आप कॉशियसली ये प्रोडक्ट यूज करो। पहला, वेर बायर एक्सप्रेसली टेल्स द सेलर अबाउट द पर्पस फॉर विच गुड्स आर परचेज, बायर रिलाइज ऑन द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द सेलर। मतलब अगर मैंने तुमको बता दिया कि मेरे को वॉशरूम क्लीन करना है, उसके लिए मेरे को एक बोलते हैं ना एंटीडोट दे दो, या उसके लिए मेरे को एक कुछ दे दो कि जिससे क्लीन हो जाए, आपने मुझे एक एसिड दे दिया, राइट? तो इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल मी कि देख भाई एसिड है, ये वॉशरूम में डाल देना, बट मेक श्योर कि उस पर कोई पैर या हाथ नहीं रखे।
एंड ये यूज करेगा तो ग्लव्स से करे। तो व्हेन अ बायर इज रिलाइंग ऑन द सेलर कि भाई आपके स्किल्स एंड नॉलेज से आप मेरे को ऐसी की चीज दो जिससे मेरे को यूजफुलनेस हो, तो इन दैट केस अ सेलर हैज टू टेल हिम कि भाई दिस इज डेंजरस, प्लीज यूज द प्रोडक्ट केयरफुली। एक और एग्जांपल इसका, जैसे अपन डॉक्टर पे कभी कभी डॉक्टर में नहीं जाते, अपन सीधा किधर चले जाते, ये क्लिनिक में चले जाते, क्लिनिक नहीं सॉरी मेडिकल वाले के चले जाते हैं, मेडिकल वाले के बोलते हैं सर्दी हो गया यार कोई भी गोली दे देना, राइट। मेडिकल वाला भी बोलता है कि ये दिन में 1 या 2 ही बार लेना या 3 बार लेना, क्यों? इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल। समझ में आया ये वाला चीज। सेकेंड, goods are brought by description from a seller who deals in goods of that description, then there is an implied condition in this buyer did not have the opportunity to inspect and later found any defect। मतलब मैं एक ही चीज का काम करता हूँ, मैं सेलर हूँ, समझा। मैं एक ही प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपना ही एग्जांपल ले लो, मैं एसिड वाला ही काम करता हूँ, राइट। आप मेरे पास आ रहे हो, मेरी दुकान पे आ रहे हो, क्या बोर्ड पढ़ के आ रहे हो कि ये एसिड का शॉप है ये, राइट। तो आप डेफिनेटली एसिड ही खरीदने आ रहे हो, इसके लिए मेरे पास आ रहे हो, तो इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ बायर कि आप ऑन द स्पॉट वो चेक करो। फिर बाद में आपने एसिड घर पे लेके गए एंड पता चला कि कुछ नुकसान हो गया या कुछ भी फॉल्ट हो गया, जैसे नॉर्मली एसिड यूज करते हो वैसे नहीं, कुछ भी फॉल्ट हो गया, तो इन दैट केस आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर मैं एक डिस्क्रिप्शन है मेरा कि मेरा एसिड बेचने का दुकान है, और अगर मैं वो एसिड आपको बेच रहा हूँ, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेरी दुकान का डिस्क्रिप्शन पढ़ के आए हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको गुड्स के बारे में पूरी चेतावनी दे दूँ पहले। थर्ड, इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन हैज़ टू क्वालिटी और फिटनेस, जस्ट दैट इज। अभी एक चीज़ बताओ, आप थर्मोमीटर खरीदोगे, थर्मोमीटर क्या काम करता है? टेम्परेचर नापने का बॉडी का, तो आप वही सोचोगे ना टेम्परेचर नापेगा। अब वही चीज़ अगर वो टेम्परेचर नहीं नापा तो वो गुड्स क्या हो गया? बेकार हो गया, तो आप रिटर्न पैसा तो लोगे ना। तो यही चीज़ बोला। फोर्थ, एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट निगेट अ वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड। मतलब ऐसा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका जिसमें कंडीशन है वारंटी के बारे में कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो वही एलिजिबल होगा। समझ में आया इतना परफेक्टली? तो ये डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? पेमेंट एंड डिलीवरी होना चाहिए। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, मतलब बायर हैज द राइट की जो डिलीवरी जो गुड्स उसने लिए है वो चेक करने का पूरा, फिर बायर को एक्सेप्ट करना है, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। एंड लास्ट में बायर्स लाइबिलिटी, मतलब फ्री में तो कोई लेने वाला नहीं है, तो बायर पैसा चुकाएगा। अब यही चीज इन डिटेल हो रहा है सेक्शन 32 से। पहले पेमेंट एंड डिलीवरी, seller shall be agreed to give the possession of the goods in exchange for the price, and वही चीज buyer shall be ready to pay the price in exchange for possession of the goods। मतलब सेलर अग्री होना चाहिए जो भी उसका माल है, जो भी गुड्स है, वो उसको सामने वाले को ट्रांसफर करे और इन रिटर्न वो पैसा ले। सेम चीज बायर शुड बी एग्रीड, यानी बायर भी अग्री होना चाहिए कि पैसा दे और सामने से माल ले। फिर सेक्शन 33 में आता है डिलीवरी। अब एक चीज याद रखना, डिलीवरी दो वे से होती है। पहला, डूइंग एनीथिंग विद द पार्टीज अग्रीज, या तो पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर, या तो माल ला के बायर के हाथ पे दे दो, या तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो दोनों पार्टी अग्री हुए कि अगर अपन ने वैसा किया तो डिलीवरी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन के लिए गोवा जा रहा हूँ, अब मैंने बोल दिया सामने वाले को कि भाई तू कल तक एक काम करना, 11 बजे से पहले देगा माल तो मैं ले लूँगा, वरना नहीं ले पाऊंगा 2 दिन के लिए। अगर आपने 11 बजे से पहले मुझे माल दे दिया, मतलब डिलीवरी हो गई। दिस वॉज द टर्म्स एंड कंडीशन। समझे इतना परफेक्टली? अब उसके बाद आता है सेक्शन 34 डील्स विद पार्ट डिलीवरी। मतलब देखो, अगर मैंने 2 फ़ोन लिया था, अगर आपने एक फ़ोन का भी डिलीवरी किया है, तो वो जो एक फ़ोन का डिलीवरी किया वो नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि जब दोनों फ़ोन का डिलीवरी दूंगा जब पैसा दूंगा। एक फ़ोन का डिलीवरी किया, एक फ़ोन का यानी पोजीशन पास हो गया, ओनरशिप पास हो गया, पैसा भी एक फ़ोन का देना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 34, ये तो हो गया सेम एज डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, डिलीवर नहीं गिना जाएगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, डिलीवरी गिना जाएगा। डिलीवरी टू करियर, मतलब एक थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन ले लो, उसको भी डिलीवरी गिना जाएगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स एट डिस्टेंट प्लेस, ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया। डिटेरियोरेशन कुछ भी हुआ तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द बायर। परफेक्ट विद दिस? अब ये जो अपन करने वाले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स, रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स, ये नॉर्मल है, सिर्फ सेक्शन याद रखना है इसमें। अनपेड सेलर क्या होता है? आप लोग ने मेरे से माल लिया बट बीच में आपने पैसा नहीं दिया, अब आई एम द अनपेड सेलर, क्योंकि आपने मुझे पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया। तो उसके लिए मेरे राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है वो पूरे ये सेक्शन में बताया गया। सेक्शन 45 बोलता है अ सेलर इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर इफ होल प्राइस ऑफ द गुड्स हैज बीन नॉट पेड। 1 लाख में फाइनल हुआ था, आपने 50,000 दिया, 50,000 नहीं दिया, तो आई बिकम एन अनपेड सेलर।
या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आपने मुझे दिया था एंड वो डिसऑनर्ड हो गया, एक तरह से वो भी पैसा नहीं दिया ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक दिया या तो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया कि 2 महीने बाद आके निकाल लेना पैसा, एंड वही चीज डिसऑनर हो गया, तो आई बिकम एन अनपेड सेलर। अब एक चीज याद रखना, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर जब भी दिमाग में आएगा ना राइट्स, तो 3 चीज याद रखना, अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर। पहले 2 चीज याद रखो, तीसरा भी बताऊंगा क्या होता है। क्या बोला? अगेंस्ट द गुड्स, यानी इफ आई एम एन अनपेड सेलर, गुड्स के लिए मेरे पास क्या राइट्स है, एंड वही चीज बायर के अगेंस्ट मेरे पास क्या राइट्स है। तो गुड्स के लिए मेरे पास देखो ये 4 राइट है, याद रखना है आपको। सबसे पहले राइट ऑफ रिटेंशन या लीन। अभी एक चीज बताओ, आपने मेरे से माल लिया बट पैसा दिया नहीं अभी तक, एक हफ्ते के बाद मुझे पता चल गया कि आप इंसॉल्वेंट हो गए। इसमें मेन क्राइटेरिया इंसॉल्वेंट है जो स्टूडेंट भूल जाते हैं। स्टूडेंट क्या याद रखते हैं? राइट ऑफ रिटेंशन मतलब पैसा नहीं दिया तो माल अपने पास रख लेना, नहीं। इंसॉल्वेंट का क्राइटेरिया इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर आपने मेरे से माल लिया एंड बाद में पैसा नहीं दे पाया एंड यू बिकम इंसॉल्वेंट, तो आई हैव द राइट कि मैं वो गुड्स आपको पास नहीं करूंगा। इसको बोला जाता है राइट ऑफ लीन। तो राइट ऑफ लीन में मेन क्राइटेरिया क्या है? बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, कीप द गुड्स इन हिज पोजेशन एंड रिफ्यूज टू डिलीवर देम अंटिल द पेमेंट इज मेड। आपने गुड्स उधारी में दिया था, यानी मैंने गुड्स उधारी में दिया था एंड बाद में आप क्या बन गए? इंसॉल्वेंट बन गए। समझ में आया? इसमें मेन पार्ट क्या है? इंसॉल्वेंट का। इट कम्स टू एन एंड व्हेन डिलीवरी बिफोर सेल, बायर लॉफुली ऑब्टेन द अराइवल पोजेशन वेवर बाय अनपेड सेलर। मतलब अगर आपने आधा पैसा दिया आधा पैसा नहीं दिया, मैंने बोला चल छोड़ दे आधा पैसा, ये ले माल ले ले, इसको बोलते हैं वेवर बाय द अनपेड सेलर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया इतना? या तो आपने पहले पूरा गुड्स का डिलीवरी ले लिया, तो एक बार डिलीवरी ले लिया तो मैं स्टॉपेज क्या ही करूँगा, क्योंकि माल तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है ना। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब सेकंड है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। सेम चीज इसमें भी इंपॉर्टेंट है, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। आपने माल उधारी में दिया था एंड बाद में पता चला बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? आपने ट्रांजिट में माल लगा दिया था। इसमें तो माल आपके गोडाउन में ही था, इसमें माल आपने क्या किया था? ट्रांजिट में लगा दिया था। तो बीच में मैं वो करियर वाले को फोन करूंगा एंड बोलूंगा देख भाई मेरा माल रिटर्न ले ले। रीजन, आई एम अनेबल टू, यानी द पर्सन हु वाज पेइंग मी इज अनेबल टू नाउ पे द प्राइस बिकॉज ही बिकम्स इंसॉल्वेंट। समझा ये वाला चीज? हाँ या ना? बट इसमें भी एक चीज, अगर बायर को डिलीवरी मिल चुकी है ऑलरेडी तो ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड, राइट ऑफ रीसेल। मतलब अगर आपने मुझे प्राइस नहीं दिया और वो पेरिशेबल गुड्स है या पर्टिकुलर टाइम के लिए वो गुड्स रहेगा, फिर वो हवा हो जाएगा, तो इन दैट केस आई हैव द राइट टू रीसेल द गुड्स। बट इसमें एक कंडीशन है, मुझे आपको नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि इतने टाइम पे दे, वरना मैं रीसेल कर दूंगा। एंड लास्ट, राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी। अब ये देखो, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला देखो सेम है, इसमें भी डिलीवरी विथहोल्ड होता है, उसमें भी, बट इसमें इंसॉल्वेंसी होता है, फोर्थ वाले में इंसॉल्वेंसी नहीं होता है। समझ में आया? फोर्थ वाले में कैसे? आप इंसॉल्वेंट नहीं हो फिर भी आप मेरे को पैसा नहीं दे रहे हो, तो मैं आपको डिलीवरी नहीं दूंगा। नॉर्मली ये फोर्थ वाला होता है, जो अपन यानी कोई पैसा नहीं देता तो अपन माल नहीं देते ना उसको, तो ये फोर्थ वाला होता है। समझ में आया इतना परफेक्टली? हाँ या ना? तो ये क्या था? अगेंस्ट गुड्स था। अब अगेंस्ट गुड्स के बाद अगेंस्ट द बायर। अब अगेंस्ट द बायर मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने मेरे को वादा किया था, तुम मेरे से माल लेने वाले हो, अब तुमने मेरे से माल लिया नहीं, तो मैं तुम्हारे पे केस कर सकता हूँ प्राइस के लिए कि पूरा का पूरा प्राइस मेरे को क्या करो? रिटर्न दे दो। सेकंड, सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी मैं डिलीवरी देने को तैयार हूँ बट आप ले ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग माई प्रोडक्ट, तो उस पर भी मैं केस कर सकता हूँ। सू फॉर रेप्यूडिएशन, मतलब क्या? आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को आपने रेप्यूडिएट मतलब कैंसिल कर दिया, तो उस पर भी केस हो सकता है। लास्ट, सू फॉर इंटरेस्ट, मतलब अगर अपन ने ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाया था जिसमें लिखा था कि अगर आप ये टाइम पे मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मेरे को इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, तो इन दैट केस मैं आप पे इंटरेस्ट पे भी केस कर सकता हूँ कि इंटरेस्ट दो। समझ में आया इतना? तो ये था अनपेड सेलर। बट अनपेड सेलर के साथ साथ बायर्स का भी रेमेडी होता है। मतलब इन केस ऑफ ब्रीच, अगर सेलर ने ब्रीच किया तो बायर क्या क्या कर सकता है? सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, मतलब बायर एक्सपेक्ट कर रहा था डिलीवरी आएगा डिलीवरी आएगा, डिलीवरी आया ही नहीं, तो केस हो सकता है नॉन डिलीवरी। सेकेंड, प्राइस के लिए केस कर सकता हूँ। प्राइस के लिए कैसे केस कर सकता हूँ? अपन ने डिसाइड किया था 40,000 में, बट वही माल अभी आप मार्केट से ले रहे हो तो 60,000 हो गया, तो 20,000 जो मेरा एक्सेस लग रहा है बिकॉज ऑफ यू, मैं उस पर केस करके रिकवरी कर सकता हूँ। सॉरी। सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी दिया था बट आप मेरा माल अभी ठीक करके नहीं दे रहे हो, तो उस पर भी केस हो सकता है। सूट फॉर इंटरेस्ट, सेम चीज उधर, अगर एग्रीमेंट में स्पेसिफाई था इंटरेस्ट, तो उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी सेलर भी दे सकता है, बिकॉज इसमें सेलर की गलती थी कि वो माल नहीं दिया, तो जो भी पीरियड ऑफ डिले था उसमें जो रेट अपन ने डिटरमाइन किया था एग्रीमेंट पे, उसके हिसाब से अपन को इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
इतना समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, याद रखना। इसमें अपन ने क्या किया, राइट ऑफ अनपेड सेलर में अगेंस्ट द गुड्स अगेंस्ट द बायर, ये दो चीज किया। पर इसमें अपन को बायर को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि कभी कभी सेलर की भी गलती होती है, तो बायर्स की जो जो रेमेडीज था अपन ने वो भी कवर किया। अब लास्ट पार्ट ऑक्शन सेल 64। अभी ऑक्शन सेल क्या होता है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना, लॉट्स होते हैं। लॉट्स का मतलब क्या है, 10-12 चीज एक साथ मिलके लॉट्स होता है। आप इसमें इंडिविजुअली एक एक चीज नहीं बेचोगे। आप एक जैसे हॉल में चले गए, हॉल में 50-60 चीजें पड़ी हुई है, सबका ऑक्शन होगा यानी दलाली होगा। समझ में आया, सबका यानी होगा। एक बंदा रहेगा जिसको ऑक्शनियर बोला जाता है, वो बंदा बिडिंग चालू करेगा, सब बोली लगाएगी कि ये प्राइस में ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है। लास्ट में जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको माल मिलेगा। और ये ऑक्शन सेल कंप्लीट कैसे होता है, बाय द फॉल ऑफ हैमर। मतलब जो ऑक्शनर होता है ना, उसके बाद एक छोटा सा हैमर रहता है। आईपीएल में देखा होगा आपने, प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, तो वो जो बंदा आईपीएल में प्लेयर्स का बिडिंग करता है वो एक तरह से ऑक्शन ही हो गया ना। तो लास्ट में जिसने सबसे ज़्यादा प्राइस लगाया होता है वो क्या करता है, बंदा एक हैमर से ऐसा टक कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल ऑफ हैमर। जैसे फॉल ऑफ हैमर हो गया, सेल कंप्लीट हो गया इन केस ऑफ ऑक्शन सेल। गुड्स आर पुट इन लॉट्स, ईच लॉट सब्जेक्ट टू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी हर एक लॉट का जो जो माल आपने खरीदा है सबका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा अलग अलग। सेल इज कंप्लीट बाय फॉल ऑफ हैमर। राइट टू बिड मे बी रिजर्व बाय सेलर और ऑन हिज बिहाफ बाय एनीवन। राइट टू बिड यानी बिडिंग किसको किसको करना है वो शायद सेलर भी डिसाइड कर सकता है, इट इज अप टू हिम। प्रिटेंडिंग बिडिंग क्या होता है, कभी कभी सुनना, ये वॉइडेबल होता है। अब सेलर है, सेलर को तो एक ही चीज चाहिए कि उसका माल सबसे ज्यादा प्राइस में बिके, तो वो एक अपने ही बंदे को बिडिंग पे रखता है और वो बिडिंग करते जाते करते जाते करते जाते। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ नॉर्मल बिडर, मैंने 10,000 किया, जो सेलर का बिडर है वो 15 करेगा। अब मेरे को वो माल चाहिए तो डेफिनेटली मैं 20 करूंगा, फिर वो 25 किया, फिर मैं 30 किया। मतलब जो माल मेरे को 10,000 में आने वाला था वही चीज वो बंदे की वजह से अब मुझे कितना भरना पड़ रहा है, 30,000 भरना पड़ रहा है। और ये उसको खरीदना नहीं था, ये प्रिटेंडिंग बिडिंग थी। ये सेलर का एक बोलते हैं ना ओवर स्मार्टनेस था या स्मार्टनेस था। तो अगर ऐसा हुआ तो और अगर मेरे को मेरी जानकारी में पता चला कि ये प्रिटेंडिंग बिडिंग हुआ है तो इट इज़ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें अग्री पार्टी मैं हूँ। तो मेरे ऊपर रहेगा कि मुझे 30,000 भरना है या नहीं भरना है। समझा इतना परफेक्टली, परफेक्ट। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 64। सेक्शन 64 डज नॉट डील विद पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी at auction sale but merely deals with completion of contract which takes place by fall of hammer। मतलब ये जो ऑक्शन सेल है ना, इसमें प्रॉपर्टी पास ऑन द स्पॉट नहीं होगी। और ये सेक्शन में आपको ये नहीं बता रहा है कि प्रॉपर्टी पास होगी, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन। आपको ये सेक्शन में सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई फॉल ऑफ हैमर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट इज नॉट रिलेटेड टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फिर लास्ट पार्ट सेक्शन 64A, याद रखना, इफ टैक्स वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब अपन ने माल खरीदा बाय ऑक्शन सेल टैक्स नहीं लगा, बट फ्यूचर डेट में जाके कुछ ऐसा हुआ कि टैक्स लग गया, जिसकी वजह से अपने माल का प्राइस इंक्रीज हो गया। समझा? तो अभी समझ, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 में एक माल लिया, 2,000 का बाद में पता चला कि मुझे टैक्स भी भरना है, तो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा 12,000, सेलर मेरे से 2,000 लेगा। एंड सेम वाइसा वर्सा, टैक्स की वजह से 10,000 था, अब वो 8,000 हो गया, तो अब रिवाइज प्राइस क्या होगा मेरा, 8,000। तो टैक्स का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी इफेक्ट होगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये नया प्रोविजन है 64A, याद रखना। टैक्स की वजह से अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा एंड रिवाइज प्राइस करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो मैंने ये लेक्चर में आपको ये ट्राई किया ये वीडियो में कि पूरे 5 मार्क का आपको तोड़ हो जाए पूरा। ये वीडियो पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट पे लिख के दीजिए, समझ में आया, और फॉलो करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करो ताकि लॉ इजीली अपना निकले। थैंक यू।